तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर मिस्टर श्रीकांत दास ने एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ दी है। उन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसको बहुत ही बड़ा हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, जो कि दुनिया ने कभी फेस नहीं किया है पिछले 100 साल में। सो जो कोविड पेंडेमिक है वो इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी वो पूरी दुनिया में फैल गई कि लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी बीमारी इतनी जल्दी आके पूरी दुनिया में फैल सकती है। क्योंकि ऐसे पहले भी बीमारियां आई हैं, बट इतनी फास्ट और इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में तो कोई बीमारी आज तक फैली नहीं है। सो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो ना कि हेल्थ सिस्टम पे पड़ रहा है, बट जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो भी नियरली अबाउट टू क्रैश होने के ऊपर है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। सो अब इन्होंने ये बोला है कि इंडियन इकोनॉमी को तो खोल दिया गया है, लॉकडाउन भी हटा लिया गया है, बट अब जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो अब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही अनसर्टेनिटी है इंडियन इकोनॉमी में। अब इनकी तरफ से ये वर्ड बोला गया है अनसर्टेनिटी, इतने बड़े पर्सन की तरफ से, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी सीरियस बात है। इनके अकॉर्डिंग कि पहले इंडिया में सिर्फ सब डिमांड की प्रॉब्लम थी। अब आपको पता होगा कि 2019 में इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। अ, 4.7 हमारी ग्रोथ रेट 4.7 हो चुकी थी उस टाइम पे, बट तब प्रॉब्लम ये थी कि हमारी सिर्फ डिमांड में कमी आई थी। सप्लाई और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही स्टेबल थी उस टाइम पे, बट ड्यू टू द लॉकडाउन अब हमारे पास सप्लाई की भी प्रॉब्लम आ चुकी है। सो अब ये दोनों ही प्रॉब्लम मिलके बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी इंडियन इकोनॉमी को। नाउ अब इनके अकॉर्डिंग जो कि जो पहले का वर्ल्ड ऑर्डर था, जो 2019 में वर्ल्ड ऑर्डर था, वो बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबल सप्लाई चेन क्रैश कर चुकी है, लेबर्स प्रॉब्लम आ चुकी है, कैपिटल मूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी हालत है इनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि जो कोविड-19 है, उसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि टेस्टिंग कैसे होगी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की। क्योंकि अब आपको पता ही, जो कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, अब इनकी टेस्टिंग करना बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा इकनॉमी के लिए। क्योंकि अब आप भी बताइए कि इतने सारे लोगों को टेस्ट करें और जो पॉजिटिव हैं और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स या कहीं पे भी शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और ये पैसा बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी में। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आरबीआई ने 9.5 लाख करोड़ को जो लिक्विडिटी है वो डाली है मार्केट के अंदर। अब लिक्विडिटी क्या होती है? सो लिक्विडिटी जनरली हम इसे कैश बोलेंगे। सो अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट है कैश, वो इन्होंने मार्केट में डाला है, जो कि 4.7% है हमारी नॉमिनल जीडीपी के बराबर। तो नाउ जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी मार्केट में डाली थी। तो जो 2008 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 18% जो 18 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पहले से थी मार्केट में, प्लस अब एडिशनल 9.5 लाख की जो लिक्विडिटी है वो डाली गई है आरबीआई की तरफ से। तो ये टोटल मिला के 27 लाख करोड़ हो रही है। तो अब आप भी सोचिए, जब इतना बड़ा अमाउंट और लिक्विडिटी मार्केट में डालती है, इतना ज़्यादा कैश मार्केट में फ्लो करता है, तो इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को पर नहीं रखते तब इन्फ्लेशन में रॉकेट लग जाता है। तो इन्फ्लेशन अभी तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है,
डिमांड और सप्लाई दोनों में ही दिक्कतें आ रही है। तो अभी इन्फ्लेशन में अभी अपन को कुछ पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही थोड़ी ईज़ आती है कोविड-19 में, वैसे ही हमें बहुत ही तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखेगा। नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो आईएमएफ ने प्रोजेक्शन दिया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो है -4.5% इन 2020, और 2021 का भी कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है। ग्रोथ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 2% का बोला है बस। तो अब ये जो 4.5% की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि इसमें हमारी तो ग्रोथ तो कुछ होनी नहीं है, और जो हमारी पहले से इकोनॉमी है वो ही कम होगी। तो ये भी बहुत ही डरावनी चीज़ है। तो ना अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतनी जल्दी जो कोविड-19 आया, उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड दोनों में प्रॉब्लम हो गई। तो इंडिया की जो पहले प्रॉब्लम थी 2019 में, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी 4.7% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही थी, जो कि काफ़ी कम था पिछले 10 साल में। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो सप्लाई तो बहुत ही बढ़िया हो रही थी, बट डिमांड में कमी आती जा रही थी। तो उससे तो ईज़िली हम सॉल्व कर सकते थे। डिमांड को ईज़िली बढ़ाया जा सकता था, बट जो प्रॉब्लम आ चुकी है, अब दोहरी प्रॉब्लम आ चुकी है। इंडिया में अब तो सप्लाई की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। पहले तो डिमांड की थी, अब सप्लाई और डिमांड दोनों की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब सप्लाई में प्रॉब्लम कैसे हुई? क्योंकि अब जो 2 महीने का लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद रहीं, लेबर्स प्रॉब्लम आई। अब लेबर्स को घर भेज दिया गया है। तो जैसे ही फैक्ट्रियाँ चालू हुई हैं, उनमें लेबर्स नहीं है वर्क करने के लिए। सेकंड, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम आ रही है। चाइना की टेंशन की वजह से जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट हो रहा था और जो एक्सपोर्ट हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और तीसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सी जगहों पे, बहुत सी सिटीज़ हैं, वहाँ पे लॉकडाउन लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है। सो अनसर्टेनिटी है बहुत जगह पे। सो कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये तो बहुत बुरी बात हो रही है। अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रगल देख लेते हैं हम कि 2019 में क्या थी और 2020 में क्या होगी। तो अब यहाँ पे दुनिया के बारे में समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे राइज़ किया है। तो पहले जो जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2.4% था, अब 3% हो जाएगा। ये भी अभी की बात बता रहा हूँ, अगर कोविड-19 जल्दी से ख़त्म नहीं होता है तो ये और भी बढ़ सकता है। जर्मनी का 3.2 था, तो अब 3.9 नियरली 4% हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से हिट हुआ है यूएसए, जिनका पहले 3.7 था, जो कि बहुत ही जिसे ट्रम्प यूज़ करने वाले थे अपने चुनाव में, कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा जॉब्स उन्होंने निकाली। बट जैसे ही कोविड-19 हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब इतने बुरे सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो है हमारी कंट्री के लिए। अब ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी कंट्री बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है कि नियरली कोलैप्स करने के टाइम पे थी, बट वहाँ पे भी हमारी कंट्री राइज़ की है। अब ऐसे ही आज़ादी के बाद की मैं कुछ सिचुएशन बता देता हूँ। 1965 ये दौर बहुत ही बुरा था, जहाँ पे अकाल आ गया था हमारे इंडिया में, प्रोडक्शन ढंग से हुई नहीं थी, और जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको खाना देने के लिए भी अनाज नहीं था। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आ चुकी थी कि हमारे पास बिल्कुल भी रिज़र्व नहीं थे अनाज के, और हमें यूएस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा था, और यूएस ने भी हमें रुला दिया था उस टाइम पे अनाज देने के लिए। तब बहुत से एक्सपर्ट बोल रहे थे कि अब इंडिया कुछ ही महीनों का मेहमान है, नियरली कोलैप्स हो जाएगा, हंगर स्ट्राइक होगी, बहुत बुरी हालत होने वाली है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, और बहुत से चीज़ों के ऊपर बदलाव किया गया, और इंडिया फिर से ग्रोथ करने लग गया। नाउ सिमिलर चीज़ 1991 में हुई थी, जब फॉरेन रिज़र्व, इंडिया के पास फॉरेन रिज़र्व बिल्कुल भी नहीं बचा था, नियरली 10, 12, 15 दिन का ही होगा। और पेमेंट बहुत सारी ड्यू थी। तो यहाँ पे ये होने वाला था कि इंडिया बैंक करप्ट होने वाला था। बहुत से
ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया था कि अब तो इंडिया 10-12 दिन का मेहमान है, यहाँ पे बैंकरप्सी होगी, सिविल वॉर हो जाएगी, बहुत बुरी हालत होगी, बट इंडिया फिर ग्रो किया। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन बहुत बुरी है, बट इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही बहुत ही बड़ी कंट्री था। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। तो एक और चीज़ और आपको बताता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरेस्टिंग थिंग है, एक इंटरेस्टिंग बात बोली है उन्होंने। जब इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ चल रहा था, पूरी दुनिया बोल रही थी कि इंडिया में वैसे ही इकोनॉमी स्ट्रगल चल रही है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने वाला है और चाइना की तरफ से और प्रेशर आ रहा है। तब सब बोल रहे थे कि इंडिया को डिफेंसिव होना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। वहीं पे सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि इंडिया को वॉर पे जाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट। अगर वो ऐसा जाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी राइज करेगी, डिमांड बढ़ेगी और बहुत ही अ, जो इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है वो रिकवर कर लेगी। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करिए, अगर आपको सही लगता है तो कमेंट करिए। बट ये एक अलग व्यू था तो मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।